And my name is Shivlal Kumawat and today we start NCERT Polity Class 6. My YouTube channel is संकल्प UPSC, जहाँ पर आपको NCERT क्लास से जो भी आपका सब्जेक्ट है, दिस इज़ स्पेशली फॉर UPSC. सो आप सब जानते हैं कि जो NCERT है एक बेसिक है यूपीएससी का. आई ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी लास्ट 2 ईयर. सो मुझे थोड़ी जानकारी, मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जानकारी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी में. सो हम बेसिक बाय अगर हमारा जब बेसिक मजबूत होगा, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं अपने घर पे, उसकी नींव जितनी मजबूत करेंगे उस पर हम उतना ही हम जो आगे प्रोसेस है हमारा मकान का 1 मंजिल 2 मंजिल उसको हम उठा सकते हैं. सो एनसीईआरटी उसी प्रकार से हमारा जो यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बेसिक है. सो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी 6 क्लास पढ़ेंगे. 6 क्लास से हम 7th 10th, उसी बीच में हम एनसीईआरटी जियोग्राफी, एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी इकोनॉमी, जो भी हम हमारे जो यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस होता है, राजस्थान में आरएस है, उसमें जो भी हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है हम कवर कराएंगे. उसके बाद देन जब हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे जो हाई स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत इकोनॉमी, जिसमें एक बड़ी रमेश सिंह द्वारा लिखी गई है, जो भी आपको आगे जो आपको हेल्पफुल होगी एक प्रॉपर लेवल पे. जब एनसीईआरटी हम क्लियर करेंगे, आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि हम आगे स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं. तो हम उसकी ऑल क्लासेज डे बाय डे हम लेते रहेंगे. सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट, हु आर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हम अपना जो हमारा मोटिवेशन है, हमारे क्लास टीम, जो हमारे यूट्यूब चैनल टीम का संकल्प यूपीएससी का, वो इंक्रीज़ होगा. और हम चाहेंगे कि क्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम बढ़ा सकें. सो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी का पॉलिटिकल क्लास 6 से 12th तक. फर्स्ट टुडे वी स्टार्ट एनसीईआरटी क्लास 6, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है विविधता. उसमें विविधता की समझ. ये जो कुछ चित्र बनाए गए, हम थोड़ा स्टेप थोड़ा हम इसमें पूरा ना पढ़ के जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो हमारी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हीं को हम लेंगे. हम पूरा किताब एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. जो हम किताब आप ख़रीद लीजिए, जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़ के आप अपने आप को और ज़्यादा नॉलेजफुल बना सकते हैं. सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं. आपकी उम्र मतलब जो 6 क्लास हैं वो उसके लिए बता रहा है. खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए. क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसे ही है? हो सकता है कि आप अपना चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आप में से एक दूसरे से ही नहीं मिलते हैं. ऐसा इसलिए है कि हम आप सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक भिन्न तरीका होता है. जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भिन्नता होती है. जिससे भी आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम है वो है विविधता की समझ. उसमें आपको जो विविधता है, जो हमारी इंडिया में विविधता है भिन्न भिन्न प्रकार, उसमें उसकी एक बेसिक उसका एक आपको समझ में आएगी. अब नेक्स्ट जो हमारी कहानी है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं. दोस्ती करना. इसमें क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचें. अब दोस्ती किस इंसान से करते हैं, उसमें क्या क्या आपको भिन्नता मिलती है, उसके बारे में आपको
समझना है, उस कहानी में बताया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपथ के भीड़ा भाड़, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आगे वाले चौराहे के लाल बत्ती पर अखबार बेचता है। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में ले रहते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को अंग्रेजी हिंदी की में मिलीजुली शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसने मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उससे पूछा, मतलब क्या आपको हिंदी आती है? उसने मुझसे पूछा कि मतलब क्या आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ ही हिंदी पढ़ा है। सब्जेक्ट, उसने मुझे पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ तो होता है। मैंने शुरू किया ही था कि लाल बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। अगले दिन फिर वहाँ से आया था। वह मुस्कुराता हुआ और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? अंग्रेजी का ये शब्द आपकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मैं मानो इंग्लिश में सब्जेक्ट शब्द का एक दूसरा अर्थ प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी और मैंने मुझसे पूछा, तुम स्कूल गए? कभी नहीं। यही इस प्रकार की कहानी है जो आपको, जो इस कहानी से आपको क्या है कि जो हमारे आज भी जो हमारे समाज में है वहाँ पर एजुकेशन की कमी है। कोई कुछ कर रहा है, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई अखबार बेच के गुजारा चला रहा है। ये क्यों है सब? ये सब है कि हमारा जो अभी एक पिछड़ाई से हम पिछड़ा है, अभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाए हैं। साक्षर जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम बहुत पीछे हैं। कुछ राज्य तो बहुत ज़्यादा पीछे, एग्जाम्पल के लिए बिहार, वहाँ पर एजुकेशन में अभी भी राजस्थान हो गया, उधर अभी भी एजुकेशन के जो हमारा एजुकेशन का जो क्षेत्र है उधर बहुत ही निचला है। सो उसी के बारे में भी हम कहानी से सीख मिलती है। ये पूरी कहानी है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। इधर अब हम एक हरा बॉक्स उसमें बनाए, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। उन तैयारों की सूची बनाए जो हो सकता है कि समीर 1 और 1 समीर 2 मानते हो। समीर 1 समीर 2, क्या आप ऐसे किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जब आपके उससे दोस्त की जो बहुत आपसे अलग हो, उसका वर्णन एक कहानी में कीजिए, जो आपको कहानी में है। अभी इधर एक कुछ कहानी दी है, उसके बारे में बताया कि अगर आप कुमार के घर में पैदा हुए तो आपकी जाति कुमार ही होती, और जब आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी पैदा होती है। आप इस बारे में अगले 2 पाठों पढ़ें। उसमें क्या दिया गया है कि हमारा जो समाज है वो जाति बेस है। जैसे कोई इंसान अगर कुमार की जाति में पैदा होता है तो वो कुमार ही बनेगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण के लिए उसको ब्राह्मण की जाति में पैदा होना आवश्यक है, भले ही उसको ज्ञान। अब ब्राह्मण क्या है, पहले के समय में ब्राह्मण होता था ज्ञानी, जो किसी कास्ट का हो सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में उसको एक कास्ट के रूप में, एक अलग कास्ट के रूप में, जाति में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई ब्राह्मण है, उसका अगर पुत्र हुआ है तो वही ब्राह्मण का काम कर सकता है, वही अपने आप में ज्ञानी कहलाएगा, ना कि एक ST OBC और कुमार का। अगर कुमार के परिवार में एक
बच्चा जन्म लेता तो वो एक कुम्हार ही हो, वो उसी को अपनी जो नॉर्मली जो कुम्हार का समाज में जो होता है वही काम करना पड़ेगा, ना कि जो वो ब्राह्मण का काम कर सकता है। अब नीचे दिया गया है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध कर सकती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग थे होगी। आपने आपने शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उसके कपड़े पहने कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत भाषा भी पीछे। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे जैसे विविधताओं का देश है हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, जहाँ अब पूरे देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग त्यौहार, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कपड़े, जो भी वो अलग अलग बहुत कुछ भिन्नता दिखाई देती है। जैसे आप साउथ में चले जाओगे तो उधर अलग अलग खाना है, उधर जो पहनने के तरीके हैं वो कपड़े अलग हैं, उनके अलग भाषा है, उनका रहन सहन जो उन रहते हैं अलग है, वो अलग त्यौहार बनाते हैं। इधर हम नॉर्थ में जाएंगे उनका अलग है, मतलब जो भिन्नता है आपको समाज में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, वो किसी रूप में आपको देखने को मिलती है। यही समझाया, बेसिकली यही समझा गया है। अब नीचे है जो आपको पूरा पाठ नहीं पढ़ाते हुए मैं जो हमारी बेसिक चीज़ें जो हमारे समझना चाहिए वही समझाना है। अब जो भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है, सबको पता है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, सभी प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ ये चीज़ें चार्ट है उसमें क्या समझेगा वो देख लेते हैं। भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं, यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है जो दो और तरीके हैं। अब प्रार्थना, भक्ति गीत गाना, अदालत का रजिस्टर में दखल करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं, उसको आपको समझ लेना है। अब हैं हम विविधता को कैसे अब इधर समझाया गया कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब दो सवा दो सौ वर्षों पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँटों पर बैठ कर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब भर पेट खाना नहीं मिलता तो वे नई जगह जाकर बस जाते हैं। कुछ लोग काम के तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते तो उन्हें रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता। कुछ नई चीज़ें वे नई जगह के अपना लेते, कुछ चीज़ें वे पुराने डेरे पर ही चले जाते हैं। इस तरह अपनी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने मिक्सर होता रहता था। उसकी संस्कृति और नए समाज की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति। उसमें क्या आ गया कि बंदे जब कुछ अभी पहले घुमंतू रहते थे साउथ से इधर, कोई बंदे अपनी ज़रूरत के अनुसार इधर उधर जाते रहते थे। उसमें क्या हुआ कि जब बंदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, काफ़ी लंबी दूरी तय कर, उधर एक संस्कृति जो उधर रहन सहन, खान पान सब चेंज हो जाता है। तो एक बंदा जो साउथ से नॉर्थ की साइड गया या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, तो उधर जाके कुछ अपनी संस्कृति अपन जो अभी उधर इस प्रेजेंट स्थान में थी है वो संस्कृति अपना लेता, जो कि नहीं है उसके लिए नहीं है, और जो कुछ वो पुरानी संस्कृति जो पहले वो कर रहा था उस संस्कृति को अपना लेता। उससे क्या एक नई संस्कृति बन जाती है, मिली जुली संस्कृति, इसमें कुछ पुरानी कुछ नई मिलकर एक नई संस्कृति पैदा हो जाती है। मतलब एक दो से अभी तीन संस्कृति पैदा हो गई, उसी के बारे में समझाया गया है। अभी लद्दाख के बारे में इधर लिखा गया है।
जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यहाँ के इलाके हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलते वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। आप सबको पता है कि लद्दाख में कैसा हाल है, जो उधर पीने का पानी भी नहीं है। उसके लिए लोग क्या करते हैं, जब गर्मियाँ आती है तो बर्फ़ पिघलती है, उसको स्टोरेज करते हैं और उस पानी को अपने जब सर्दियाँ आती है उसमें यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो आपको एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कश्मीर के जो लद्दाख में है वो पश्मीना ऊन मिलता है, जो ख़ास किस्म की बकरी का नाम है। यहाँ ऊन कीमती है और ये जो ऊन है वो बहुत कीमती, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी है। तो इसमें क्या है कि अब ये जो देखो उधर खेती नहीं होती, उसको जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार करे। तो उधर खर्चे तो होते नहीं हैं, थोड़ी बहुत खर्चे होती है, वो थोड़ी बहुत बंदे खर्चे करते हैं। तो उसमें क्या है कि इधर जो पश्मीना नामक जो बकरी की किस्म की ऊन मिलती है उसमें वो शॉल बनाते हैं, जो कि बहुत ही महंगी होती है, जो उनकी जो आय का स्रोत है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। तो जो पश्मीना जो लद्दाख में होती है उसको कश्मीर में जाके उधर ही ये शॉल बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने पर यह मतलब नहीं है कि व्यापार यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। मतलब यही समझाया गया है कि वहाँ के लोग के उनका क्या पहनावा है, उधर रहन सहन, व्यापार, इनकम का स्रोत क्या है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाए क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ इससे गुजरने कर मध्य एशिया के काफ़िले उन इलाकों में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। इसमें समझाए, आप समझना इस चीज़ को। ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध धर्मों के लोग मानते गाते हैं और इसे एक नाटक खेलते हैं। तो ये अब उधर समझाया गया है कि लद्दाख की उसमें मुस्लिम धर्म कैसे आया और जो तिब्बत और लद्दाख में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में इधर समझाया गया है। अब हम केरल के बारे में पढ़ते हैं। मछली पकड़ने का चीनी जाल जो उधर केरल में लगाया गया वो पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले और काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह बहुत व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापार केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लेने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जो भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है वो संत थॉमस को जाता है, जो कि 2000 वर्ष पहले केरला में आए थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के परिचय का विवरण देखते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का एक समुद्री रास्ता जाना।
इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग बहुत धर्मों का पालना करते हैं। उन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारियों भी केरल आए। उन्हें यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो समझ रहे हो आप, जो चीना वाला है, जो चीनी जाल है, वो इधर केरला में भी लगाए गए हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चिट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल में उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जो खान पान है उधर का वही है। यहाँ केरल और लद्दाख बारे में आपको डिफरेंस बताया गया था कि केरल में क्या होता है और लद्दाख में जो साउथ से नॉर्थ का जो हमारी संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है। अब ये है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह का राज चला रहेगा। मगर लोगों ने दिखलाया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। उसमें क्या है कि अंग्रेज़ों ने सोचा जो ये हमारा भारत देश है उसमें अनेक प्रकार के धर्म, जाति, मतलब विविधता बहुत है। उन्होंने क्या सोचा, जब इतनी विविधता है तो हमें क्या करना चाहिए कि इनमें फूट डाल देनी चाहिए, उनको आपस में एक लड़वाना चाहिए कि जो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा और ये ट्राई किया, बट ये जो अंग्रेज़ों की सोच थी वो खरी नहीं उतर पाई। कि लोगों ने जान लिया कि भले ही हम कितने ही अलग रहते हो, भले ही इधर कितनी जातियाँ हों, भले ही कितने प्रकार के धर्म हो, लेकिन हम सब एक हैं। इसलिए तो बोलते हैं एकता में अनेकता। अब एक इसमें छोटी सी सीख है, वो देखें, समझना आप। दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में आपके हम पर आंसू बहा के जाना। सयान से हमारे सुन के फूल तोड़े, वीरान है चमन में कोई दिल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खाए सोए जलिया बाग में हम, सुन पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन है खून के हमारे। हिंदू और मुसलमान की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दमन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन है हमारे खून के, दिन खून के हमारे। भारतीय जन नाट्य संघ द्वारा ये जो एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति की जो हमारे देशभक्ति की जो एकता में अनेकता की ये कविता है वो बहुत ही अच्छी लगी है। आगे है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल जो हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस था उस पर जो भाषण दिया था हमारे पंडित जी ने, उसी के चित्रण किया गया है। अब उस गीत के बारे में बताया गया। ये गीत अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज की
पक्षपूर्णता नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविध के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप अपने भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जो अभी इधर क्या है कि हमारे जो भारतीय तिरंगा है उसकी महानता को दिखाया गया है। सो आप प्लीज़ अच्छे से इसको समझें। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की संभावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमने दिया। तो समझ रहे हो आप, एकता में अनेकता जो भारत की खोज, उसमें नेहरू जी ने ये विचार हमें दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाक्यांश है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह के एकता का वर्णन करता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अभी क्या है, जो हमारा भारत का राष्ट्र ज्ञान, उसमें भी एकता आपको दिखती है। आप गा के देखना, उसमें जब हम गाते हैं ना, बंगाल, सिंधु, मराठी, जो हमारे जो उस टाइम का जो हमारे देश का जो हिस्से थे, उसको सबको संपूर्ण रूप से लिखा गया है। अभी हम शायद हमारा तो आज का हमारा पाठ है जो पहला विविधता की समझ, उसको वो हमने जो अभी अभ्यास के पर्सन है उसको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यास के जितने आप अभ्यास के क्वेश्चन करोगे उससे आपके जो पाठ, जो आपने क्या पढ़ा के ऊपर जो आपका हमारा जो पाठ था उसमें क्या पढ़ा, आपको उसमें समझ मिलती है कि हमने ये पढ़ा। सो हमारा आज ये फर्स्ट चैप्टर था, उसी प्रकार हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद जैसे 6th क्लास की NCERT पॉलिटी क्लास हमारे चैप्टर जो बुक होती है, उसके बाद हम 7th, 8th, 9th, 10th, 12th तक चलेंगे। उसी प्रकार हम जो बाकी बुक हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो अपनी इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, उसको जो भी हमारा बेसिक है UPSC, स्पेशली UPSC तैयारी करने के लिए जो भी हम NCERT की बेसिक बुक्स हैं उस सब को हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर UPSC CSC, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। मैं खुद अभी UPSC प्रिपरेशन में लगा हूँ, जो मैं अपनी बेटर तैयारी में साथ मिलता है। जय हिंद, जय भारत।